गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हैं सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज हम लोग देखेंगे 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। बहुत वैल्यूबल है पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और ये हमारे सुधारों का आखिरी क्रम है। उसके बाद तो हम 1947 में आज़ादी हो गए थे। ये वैल्यूबल इसलिए भी है क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज इट इज़ एक्सेप्ट कर ली गई हैं। अच्छा, एक और बात, आया क्यों ये सबसे ज़रूरी चीज़ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों आया, किन परिस्थितियों में आया। तो एक कहानी सुनाऊंगा तो हिस्ट्री भी क्लियर हो जाएगी और पॉलिटी भी क्लियर हो जाएगी। ऐसे समझो, जब से अंग्रेज लोग आए थे यहाँ पे पॉलिटिकल रिफॉर्म का उन्होंने एक क्रम शुरू किया हुआ है। कब से? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से। हर 20 साल बाद पहले एक रेगुलेटिंग एक्ट आता था, फिर उसे चार्टर एक्ट कहा गया, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इस तरीके से एक्ट आते हैं हर 20 साल बाद। ठीक है, हम क्या देखते हैं कि 1893 के अधिनियम के बाद 1909 का अधिनियम आता है जिसे माले मिंटो रिफॉर्म कहा गया। माले मिंटो रिफॉर्म के बाद हम देखते हैं कि हर 10 साल बाद भारत में पॉलिटिकल रिफॉर्म आते हैं। 1909 का अधिनियम आया, फिर 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया, और उसी श्रेणी में अब भारत में आगे सुधारों की ज़रूरत है। तो 1927 में उस समय के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं बैडविन। ठीक है, बैडविन क्या कहते हैं, एक स्ट्रेटेजी कमेटी अपॉइंट करते हैं और अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जॉन साइमन। अच्छा, जॉन साइमन लीडर हैं और एक कमीशन बनता है जो कि रिपोर्ट बनाएगा इंडिया आके कि भारत में किस तरीके के पॉलिटिकल रिफॉर्म होने हैं। ठीक, बन जाता है। काम क्या है? टू इंक्वायर एंड रिपोर्ट ऑफ इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म, कि भारत में किस तरीके की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशा है, वहाँ किस तरीके से सुधार किए जाएं। इस विषय पर कमेटी बनी है, बैडविन ने बनाई है, जॉन साइमन कमेटी है। जॉन साइमन 1928 में भारत आते हैं। भारत में साइमन कमीशन का सभी लोगों ने बहुत ही विरोध किया, क्योंकि कांग्रेस की बैठक हुई है जिसमें इन्होंने डिसाइड किया है कि हम इसका क्या करेंगे, विरोध करेंगे। विरोध क्यों करेंगे? क्योंकि साइमन कमेटी बनी है, ये जो जॉन साइमन के लीडरशिप में है, इस कमेटी में 7 मेंबर हैं। ऑल आर ब्रिटिशर्स, सारे के सारे अंग्रेज हैं। अच्छा, अंग्रेज लोग जिन्हें भारत की संस्कृति नहीं पता, जिन्हें इनका सभ्यता नहीं पता, जिन्हें यहाँ के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का नहीं पता, जिन्हें यहाँ की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक दशा के विषय में कुछ ज्ञान नहीं है, वो बताएंगे कि भारत में सुधार कैसे होगा। और इन्हीं सारी चीज़ों को देखते हुए कांग्रेस ने साइमन कमीशन का विरोध करने का निर्णय लिया, क्योंकि इसके सभी सदस्य अंग्रेज थे। और ये प्रश्न पूछा गया है कि बताओ कांग्रेस के लोगों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? क्योंकि ऑल मेंबर्स ऑफ साइमन कमीशन आर वाइट, या वाइट मैन थे, ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे। ठीक है, ये भी हो गया। अब होता क्या है कि इससे जुड़ा हुआ एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न और है। लाहौर में साइमन कमीशन का अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय प्रोटेस्ट करते हैं तो उन पे वहाँ लाठीचार्ज हो जाती है और लाठीचार्ज में उनकी मौत हो जाती है, जिस वजह से साइमन कमीशन से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि बताओ लाला लाजपत राय की मौत क्यों हुई। तो साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाहौर में लाठीचार्ज के दौरान उनकी मौत हो जाती है। अब देखो क्या होता है, साइमन कमीशन यहाँ पे 28 में घूमता है, चला जाता है, फिर एक रिपोर्ट सबमिट करता है ब्रिटेन में। ब्रिटेन की पार्लियामेंट के समक्ष वो रिपोर्ट रखी जाती है। रिपोर्ट पे ये फाइनलाइज होता है, जो इसने बताया है कि किस तरीके से रिफॉर्म होंगे, उसमें ये फाइनलाइज होता है कि हम 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहाँ होंगी? 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होंगी ब्रिटेन में। अब उन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भारत के सभी पक्षों को इनवाइट किया है, उसमें कांग्रेस को भी इनवाइट किया है, उसमें उद्योगपतियों को भी इनवाइट किया है, उसमें मुस्लिम लीग के सदस्यों को भी इनवाइट किया गया है, उसमें यूनिस्ट पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी, हिंदू महासभा, उस समय के जितने भी तत्कालीन गठबंधन हैं, सबको इन्वाइट किया गया है ब्रिटेन में। बेसिकली लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होनी है। ठीक है, उन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने के लिए सभी लोगों को इनवाइट किया गया है। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई है 1930 में। अच्छा, ये पूरा विस्तार से लिखवाऊंगा इतिहास में। यहाँ क्या चल रहा है? यहाँ चल रही है पॉलिटी। तो अभी केवल कहानी सुन लो, क्योंकि एक्ट लिखवाना है पूरा। ठीक है ना, तो कहानी सुन लो तो ताकि आपको ना क्लैरिटी रहे कि ये हुआ क्यों था।
अब 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, कांग्रेस बहिष्कार कर देती है, कोई भी नहीं जाता, और जो सबसे बड़ी सिंगल लार्जेस्ट जो बड़ी पार्टी है वो जाती नहीं है। तो क्या पॉलिटिकल रिफॉर्म अंग्रेज कुछ कर पाएंगे, कुछ सजेस्ट कर पाएंगे? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की तरफ से कोई गया नहीं। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है 1931 में आफ्टर द इरविन गांधी पैक्ट, है ना। इसके बाद गांधी जाते हैं, तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि बताओ कांग्रेस की तरफ से किस गोलमेज सम्मेलन में और किसने भाग लिया? तो कांग्रेस की तरफ से सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया है। फिर 32 में फिर होता है जिसमें ये लोग नहीं जाते हैं, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ऐसा कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाता है। गांधी जी ने बड़ी डिमांड रखी थी वहाँ पे, गांधी जी की कोई बात नहीं मानी जाती है। अब होता क्या है कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में डिस्कशन के बाद एक ड्राफ्ट सामने आता है 1935 का, पता चला। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से और कुछ और प्रश्न आते हैं, जैसे बताओ तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों ही गोलमेज सम्मेलनों में पार्टिसिपेट किया, ठीक है। तो इसने रिपोर्ट दी, जॉन साइमन ने रिपोर्ट दी, उसके बेसिस पे 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। उन 3 गोलमेज सम्मेलनों के बाद अंग्रेज लोग एक जो ड्राफ्ट भारतीय सुधारों का रखते हैं, वही क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब वो देखना है कि इसमें किस तरीके के रिफॉर्म यहाँ पे हो। 1935 के अधिनियम की सबसे जरूरी और सबसे महत्वपूर्ण बात अब है क्या कि अंग्रेज पूरे भारत में थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे राज्य भी थे जो राजाओं के अधीन थे। जब हम लोग आज़ाद हुए तो 565 रियासतें हैं, देसी रियासतें, जहाँ पे राजा लोग शासन करते हैं, जैसे जूनागढ़ हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हैदराबाद हो गया, और राजस्थान की बहुत सारी रियासतें थी, लगभग 565 रियासतें थी, ठीक है। अब अंग्रेजों ने पहली बार क्या किया कि रियासतों को मिला के और ब्रिटिश क्षेत्रों को मिला के एक संघ बनाया। कैसे? जैसे कि अंग्रेजों के पास क्या था? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और इनमें देखते हैं कि बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, ये शहर है इनके पास में, और इन्हीं से सटे हुए बहुत सारे रजवाड़े भी हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया? पहली बार अखिल भारतीय संघ का निर्माण किया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लो, ये 1 नंबर है। ऑल इंडिया फेडरेशन वॉज फॉर्म्ड बाय दिस एक्ट। पहला क्या है इसमें? ए, ब्रिटिश राज्य को मिलाया, जो जैसे बम्बई, मद्रास, कलकत्ता जो अंग्रेजों के अधीन स्थान थे उनको मिलाया, प्लस रजवाड़े जैसे हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, इन सबको मिला के एक फेडरेशन बनाई, ऑल इंडिया फेडरेशन, ठीक है। यानी पहली बार देश को यूनाइट करने का हमें प्रयास दिखता है। जब संघ बनाया तो इसी आधार पे उन्होंने एक संसद निर्माण का भी काम शुरू किया। देखो कैसे? द्विसदनीय व्यवस्था, यानी बाइकैमरल। जैसे आज हमारे संसद में 2 सदन है ना, लोकसभा और राज्यसभा, ऐसे ही उन्होंने बाइकैमरल एक लेजिस्लेचर फॉर्म करने की कोशिश किया। देखो, इसे कहा गया है केंद्रीय विधानमंडल, यानी सेंट्रल लेजिस्लेचर, केंद्रीय विधानमंडल, और इसी का नाम बाद में चल के क्या हो गया? संसद, ठीक। केंद्रीय विधानमंडल, जहाँ पे कानून बनेंगे वो केंद्रीय विधानमंडल हो गया। अब देखो इसमें क्या क्या शामिल थे। संघीय विधानसभा, संघीय विधानसभा में क्या जाएगा? संघीय विधानसभा में जितने भी भारत के राज्य हैं जहाँ पे चुनाव हो रहे हैं वहाँ से लोग लिए जाएंगे, यानी चुनावों के थ्रू लोगों को उठाया जाएगा, और ये एक तरीके से वर्तमान की लोकसभा है। फेडरल असेंबली, जहां पे लोगों का चुनाव होना था। दूसरा है राज्य विधान परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट, जहां पे अंग्रेज लोग, ब्रिटिशर्स लोगों के द्वारा या ब्रिटेन से इस जगह पे लोगों को नामांकित किया जाना था, और यही बाद में चल के आपकी क्या बनी? राज्य सभा। तो देखो, कहीं ना कहीं संसद का एक स्ट्रक्चर हमें इस अधिनियम से सामने मिल जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लो। संघीय सभा ही क्या बनी बाद में जाके? लोकसभा। राज्य विधान परिषद ही क्या बनी? राज्यसभा। और ये सारा का सारा काम कहाँ हुआ? सेंट्रल लेवल पे, यानी दिल्ली में इस तरीके की एक बाइकैमरल सिस्टम को इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। और कुछ पॉइंट देख लेते हैं। देखो, 1935 के अधिनियम का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो समझने में दिक्कत होती है और जो पूछा ही जाता है। देखो क्या हुआ, 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था। दोबारा सुन लो, पीछे जाके देख लेना। 1919 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया था, जिसको अब 1935 के अधिनियम से समाप्त कर दिया गया।
और प्रांतों को, राज्यों को स्वायत्तता दी गई कि वो अपना काम बिना गवर्नर के हस्तक्षेप के चला सकते हैं। अब ये द्वैत शासन का मतलब क्या है वो समझ लो। यानी द्वैत मतलब दोहरा शासन, दोहरा शासन, और इसी को डुअल गवर्नमेंट भी बोला गया है। डुअल गवर्नमेंट या दोहरा शासन। दोहरा शासन क्या है? देखो, प्रांतों में खत्म हुआ है और केंद्र पे आया है, और ये है क्या? ऐसे समझो कि एक राज्य है उत्तर प्रदेश, मान लेते हैं, तब इसको बोला जाता था संयुक्त प्रांत। ठीक, संयुक्त प्रांत में एक चुनी हुई सरकार होगी, यानी काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स होंगे। ठीक, उसी के ऊपर एक गवर्नर होगा, गवर्नर जनरल होगा हर एक राज्य में। सेंटर में उसको क्या कहेंगे? वॉइसरॉय कह देंगे, क्योंकि अब ये व्यवस्था सेंटर में आई है, पहले राज्यों में थी तो गवर्नर। होता क्या है कि इन्होंने, देखो सब्जेक्ट होते हैं कि किस विषय पे राज्य कानून बनाएगा, किस पे केंद्र बनाएगा। सूचियाँ होती है ना, राज्य सूची, केंद्र सूची, संवति सूची, तो ये सब सूचियाँ हैं। अब देखो यहाँ मसले क्या हुआ है। सेंटर के लेवल पे वॉइसरॉय ने कहा कि कुछ मसले मेरे पास रहेंगे और वो मामले बहुत महत्वपूर्ण हैं, जबकि चुने हुए जो मंत्री हैं उनको हम ये विषय नहीं देंगे। और वो विषय क्या होंगे? विषय होंगे पुलिस, न्याय, रेवेन्यू। यानी जो इम्पोर्टेंट विषय हैं वो वॉइसरॉय ने, गवर्नर ने अपने पास में रख लिया। बाकी क्या झुंझुना रहा बजाने को? अब यार तुम रेवेन्यू तुमने अपने पास में रख लिया, चुनी हुई सरकार आएगी, काम कैसे करेगी? और जो चुनी हुई सरकार है उसको क्या दे दिया इन्होंने? बोला हेल्थ, रोड, सेल्फ गवर्नमेंट, मतलब प्रबंधन तुम करो, पैसा हम रखेंगे। तो विषयों को दो भागों में बांटा, आरक्षित और हस्तांतरित। अब राज्य एक ही, मान लो केंद्र देशी है, यही उत्तर प्रदेश ही है। अब इसमें होगा क्या? कुछ कानून तो मिनिस्टर्स ऑफ काउंसिल बना रहे हैं, कुछ कानून मंत्री बना रहे हैं, और कुछ कानून वॉइसरॉय बना रहा है। अब हुआ ये कि राज्य एक और शासन करने वाली शक्तियां दो हो गईं। वायसराय भी अपने लिए कानून बना रहा है, राज्य करने के लिए अपनी सुविधा के हिसाब से कानूनों को बदल भी सकता है, बना भी सकता है। और उसी राज्य के लिए जो मंत्रिमंडल है वो भी कानून बना रहा है। इसको कहा गया है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब बेचारे जो मंत्री हैं, चुने हुए जो मंत्री हैं, वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी हैं। अब वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी है, लेकिन काम कुछ कर नहीं सकते बिना गवर्नर की मर्जी के, क्योंकि हर काम में फंड लगता है, फंड को दबा के बैठा हुआ है अगला। तो इस तरीके से राज्य एक और शासन करने वाली शक्तियां दो हो गईं। पहले ये पूरा स्ट्रक्चर राज्यों में लागू था, राज्यों में इसने गड़बड़ फैलाई तो राज्यों से तो समाप्त किया, लेकिन अब इसको केंद्र के आधार पे लागू किया गया है। केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया है। और ऐसे समझ लो, इसको बहुत अच्छे से समझना है कि ये वर्तमान में एक राष्ट्रपति जी हैं जो वॉइसरॉय हैं तब के। इन्होंने, राष्ट्रपति जी ने अपने पास में शक्तियाँ ले रखी हैं, पुलिस ले रखी है, न्याय ले रखा है, रेवेन्यू ले रखा है। यानी जो अच्छे विषय हैं, जिन पे महत्व के विषय हैं, वो राष्ट्रपति जी ने अपने पास में रख लिया। अपनी एक काउंसिल बना लिया 10-12 बंदों की, जिनसे पूरे राज्य, पूरे देश में वो देख रहे हैं। फिर है कि हमारी ये मोदी सरकार, मतलब अभी नहीं, उस समय की बात कर रहा हूँ। ये एक चुनी हुई सरकार है, मान लेते हैं ये मोदी वाली गवर्नमेंट है, इसके पास कुछ है ही नहीं। इसको हेल्थ देखनी है, इसको रोड भी देखने हैं, इसको लोकल व्यवस्थाएं भी करनी है, और पास में पैसे हैं नहीं। अब ये भी कानून बनाएंगे देश के लिए अपने हिसाब से, तो ये भी कानून बनाएंगे। मान लो इन्हें सरकार में बदलाव करने तो कानून बनाएंगे, रोडों के लिए कानून बनाएंगे, हेल्थ के लिए कानून बनाएंगे। अब एक देश के लिए ये भी कानून बना रहे हैं और ये भी कानून बना रहे हैं। अब कुछ ऐसा होगा कि हर विषय में तो पैसा चाहिए। कोई भी अगर हेल्थ है, रोड है, सेल्फ गवर्नमेंट है, उसके लिए पैसे चाहिए। अगर गवर्नर को लगेगा कि पैसे खर्च करना ठीक है, अच्छा वो अंग्रेजी लगेगा क्यों उसको? अच्छा, उसको तो मैक्सिमम पैसे बचा के ब्रिटेन भेजने ना, तो वो मैक्सिमम टाइम क्या करेगा कि इनकी बनाई हुई पॉलिसीज़ को क्रॉस कर देगा और अपना एक नया रूल लागू कर देगा। यानी राज्य एक और शासन करने वाली शक्तियां हो गई दो। पहले यही व्यवस्था राज्यों में थी, वहाँ पे ख़त्म की, और इसको अब केंद्र के स्थान पर ले आए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन दोनों को बड़े ध्यान से कर लेना है। और आगे देखते हैं, देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और हैं इसके बाद ये हमारा क्या वाइंड अप हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ये इनफ है, इतना कर लोगे ना तो 1935 के अधिनियम में और ज़्यादा कुछ करना है नहीं। ठीक है, देखो, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 के अधिनियम के द्वारा हुई है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेता है। और आरबीआई का तो आज तक हम लोगों ने नाम भी नहीं बदला, वही रखा हुआ है,
मतलब क्रेडिट पॉलिसी को कंट्रोल करने के लिए ये बनाई थी 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत। आज तक रिजर्व बैंक इसी नाम से एज इट इज़ देश में काम कर रही है। दूसरा, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना भी इसी अधिनियम से हुई। संघ लोक सेवा आयोग का बाद में हमने नाम बदल के क्या कर दिया है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन मतलब हमने फेडरल को किस में कन्वर्ट कर दिया, यूनियन में, लेकिन हिंदी में तो ये एज इट इज़ जो पहले था वही रहा। अब देखो, फेडरल लिखोगे तो भी संघ का मतलब होगा और यूनियन लिखोगे तो भी संघ का मतलब आएगा, यानी संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई 1935 के अधिनियम से। इसके बाद फेडरल कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश, यानी फेडरल न्यायालय की स्थापना हुई और इसी फेडरल न्यायालय को हमने आज़ादी के बाद इसका नाम बदल कर क्या कर दिया, सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। यही फेडरल कोर्ट किस में बदल गया, सर्वोच्च न्यायालय में, यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 के अधिनियम से की गई। और देखो, एक्सटेंडेड द कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, सांप्रदायिक निर्वाचन चुनाव प्रणाली जो 1909 के अधिनियम से शुरू हुई थी, जब मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों को अलग चुनाव लड़वाया गया था। फिर 1919 के अधिनियम में ईसाइयों को अलग लड़वाया गया, इंडियन ईसाइयों को, फिर ईसाई हो गए, सिख हो गए, महिलाएं हो गई, इनको भी अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत लेके आया गया और उसको 1935 के अधिनियम से और बढ़ावा दिया गया और अनुसूचित जाति और जनजातियों को भी कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। मतलब क्या कि जहाँ पे एससी जनजाति है वहाँ पे एससी ही खड़ा होगा और उसको वोट भी एससी देगा। तो इससे होगा क्या कि पोलराइजेशन हो जाएगा। मान लो कि एससी कम्युनिटी के एरिया में जनजातियाँ रह रही हैं तो वो वहाँ से पलायन कर जाएंगी, वो अपने एरिया में चली जाएंगी और जनजातियों के एरिया से ये सब पलायन कर देगा। ये मसला वही था जो 1909 के अधिनियम के बाद हुआ कि मुसलमानों के क्षेत्र से मुसलमान खड़े होंगे, मुसलमान ही वोट देंगे, तो होगा क्या कि हिंदू पलायन कर जाएंगे, पोलराइजेशन हो जाएगा। 1909 से डिवाइड एंड रूल को इन्होंने स्टार्ट की और 1919 के अधिनियम में बढ़ाया, 1935 के अधिनियम में बढ़ाया और यहाँ आते आते तो कतई आतंकी कर दिया कि अनुसूचित जाति और जनजातियों को भी अलग से सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली इन्होंने दे दी। इसके बाद अगला पॉइंट, वोटिंग राइट एक्सटेंडेड बाय द 10% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, यानी कि कुल हमारी जो जनसंख्या थी उसके 10% लोगों को मतदान का अधिकार दिया गया। ये भी एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इम्पॉर्टेंट यूजलेस टाइप का, अब तो सबको ही है, मतलब आए तो बता देना कि ये कैसे बढ़ाते थे। जो टैक्स दे रहा है या जो शासन की मदद कर रहा है या जिसकी सामान्य हैसियत अच्छी है उन लोगों को केवल मतदान का अधिकार ये लोग देते थे। तो हम लोगों ने कितने पॉइंट किए देख लो शुरू से। हमने फेडरल स्ट्रक्चर देखा, इसका फेडरल स्ट्रक्चर देखने के बाद हमने डायरार्की देखी, कब राज्यों में थी, कब केंद्र में आई। केंद्र वाली बहुत वैल्यूबल है, राज्य वाली 1919 में आई थी। उसके बाद हमने देखा कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई, हमने देखा कि संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई, हमने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, सांप्रदायिक निर्वाचन चुनाव प्रणाली कैसे सामने आई और वोटिंग राइट 1935 के अधिनियम से कितना मिला। 1935 के अधिनियम से इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी, बड़े ध्यान से देख लेना, ये पॉलिटी में भी काम आएगा और हिस्ट्री में भी। तो आज के लिए इतना ही।